10,000 बंदे बुलाकर 2 लाख लोगों की जिंदगी अजेरन नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से 25 मई के वाकयात पर वजाहत तलब कर ली। जवाब इमरान खान के दस्तखत के साथ होना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सके क्योंकि नैब मेरे हाथ में नहीं थी। जो नैब कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने इन चोरों को बचाया। जाके मैंने ये सवाल करने कि कौन है इसका जिम्मेदार, किसने ये किया कि इन चोरों को ऊपर बैठा दिया और इनके सारे केसेस खत्म होने शुरू हो गए, एनआरओ मिलना शुरू हो गया, मरियम भी बरी हो गई, मरियम का पापा तैयारी कर रहा आने की। ये मसला लोगों के जरिए ब्लैकमेल कर सकेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। कोई ऐसे जत्थों के लिए फेस सेविंग नहीं देंगे। 10 नवंबर को भरपूर हिकमत अमली के साथ इमरान खान का लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुंचेगा। हमने कब इस्लामाबाद पहुंचना है, कब पिंडी पहुंचना है, आज तारीख 11 है, हो सकता है बदल जाए, हो सकता है हम जल्दी पहुंच जाए। ये आप गेस्ट वर्क रोज करें कि हमने किस दिन पहुंचना। हम आपको थका थका के मारेंगे, हम आपको थका के मारेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। छठा दिन आज हो गया है लॉन्ग मार्च का इमरान खान साहब की, जो 4th का कहा जा रहा था, 4 नवंबर को इस्लामाबाद आएगा। अब उसका नया स्केड्यूल भी आ गया। अब आज असद उमर साहब ने, जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि 10 नवंबर को रावलपिंडी पहुँचेंगे और 11 नवंबर को तमाम पाकिस्तान से काफ़िले इस्लामाबाद पहुँचेंगे। अभी आपने इब्तदाइया में सुना चौधरी फवाद वो कुछ और दास्तान सुना रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही। बहुत से जो ऑब्जर्वर्स हैं उनका ख्याल ये है कि सिंपली ये लंबा इसलिए किया जा रहा है 2 वजूहात से। एक तो ये कि इसका इलेक्शन का प्री इलेक्शन एक कैंपेन बिल्ड हो रही है, लोगों से पब्लिक कॉन्टैक्ट बन रहा है, चलें ये होता रहे। लेकिन असल वजह यह है कि ये मुलाकात हो जाए, कोई बैकडोर डील्स हो जाएं। और आपको पता है 2-3 दिन पहले अचानक जब खान साहब को लाहौर गए तब भी एक कंट्रोवर्सी उठ गई, ख़ास तौर पे जब वो लाहौर गए और असद उमर साहब ने वहाँ पे अनाउंस किया कि वो बड़ी अहम मीटिंग के लिए लाहौर गए हैं। बाद में खान साहब ने खुद ट्वीट कर दिया कि मेरे ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं और मैं तो पहले ही तय था कि मैंने लाहौर जाना है, रात का हमने क्या कहते हैं सफ़र नहीं करना था। और फिर असद उमर साहब ने बाद में क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने ये शो कराया कि जैसे वो पार्टी मीटिंग की बात हो रही थी, वो भी असद उमर साहब से पूछेंगे कि उसमें क्या हकीकत है क्या नहीं है। बट इन द मीन टाइम खासा ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड कर रहे हैं। कभी फ़ौज को रगड़ देते हैं, फिर अगले दिन फ़ौज अपनी हो जाती है, फिर तीसरे दिन जर्नलों के नाम ले देते हैं, फिर कह देते हैं बाजवा साहब से मेरे डिफरेंसेस इसलिए हुए क्योंकि वो करप्शन रोकना नहीं चाहते थे, उनको एतराज़ कोई नहीं था करप्शन पे। एवरी डे इट चेंजेस स्विंग्स। लगता है कि जो बातचीत चलती है ख़राब होती है, उस पर मूड बनता है। बातें जा कर रही हैं। इन द मीन टाइम ये ख़तरा ये बन गया है कि हम एक खौफनाक स्टेलमेट की तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट इनसे बात नहीं कर रही, ये गवर्नमेंट से बात करने पर रवादार नहीं है। जुडिशरी और आर्मी जो सबसे न्यूट्रल होने चाहिए, ए पोलिटिकल होने चाहिए, वो लग रहा है कि तमाम सियासत का महवर वो बनते जा रहे हैं। और शायद एंड में फ़ैसले इन दोनों पार्टीज़ के हाथ से निकल के शायद उन 2 इदारों के हाथ में तो नहीं जा रहे। बड़ी ही ट्विस्ट एंड टर्न्स हो रहे हैं। इसलिए ये तमाम चीज़ें हमने कहा सबसे बेहतर चीज़ यही है कि असद उमर साहब से ही बात करें। सेक्रेटरी जनरल हैं PTI के और क्या कहते हैं राइट हैंड समझे जाते हैं इमरान खान साहब के। तो अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़ोन पे। ही इज़ ट्रैवलिंग राइट नाउ। थोड़ी देर में हम उनको वीडियो पे भी ले लेंगे। जी असद, ये बताएं कि पहले बहुत से ऑब्जर्वर का ख्याल ये है कि आप लोगों ने तब तक लटकानी है बात को, या आपकी कोई डील ना हो जाए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, या नए आर्मी चीफ की कम अज़ कम फाइल मूव ना हो जाए, तब तक आप लोगों ने इस्लामाबाद नहीं आना। नहीं, इससे दोनों चीजों से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है इसका। बेसिकली हुआ ये, हमारी पहले भी बात होती है और मैं तो सच बताऊं कि खान साहब ने ये प्रेडिक्ट किया था। उन्होंने कहा कि जितने तुम एस्टिमेट कर रहे हो ना टाइम, ये इस टाइम में हम नहीं मूव कर सकेंगे और हमारी इससे बहुत स्लो प्रोग्रेस होगी क्योंकि अवाम ने बहुत बड़ी तादाद में निकलना है। और जब हम शादरे से निकले ना तो उसके बाद हमें अंदाजा होना शुरू हुआ, क्योंकि लाहौर तो चलो शहर के अंदर था, लेकिन जिस तादाद में लोग आए तो फिर हमारे पास 2 चॉइसेस थी कि या तो वो जो 4 की अनाउंस की भी डेट है उसी पे हम रहें और बीच बीच में से रास्ते स्किप करते आए, या जो है वो पूरा हम करें स्ट्रेच को और उसमें ज्यादा टाइम ले लें। तो फिर फैसला ये किया खान साहब ने कि यार ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, करते 1 हफ्ता और भी लगता है लेकिन हम बीच में कोई रास्ता छोड़ के नहीं आएंगे। तो ये जो आज फवाद चौधरी कह रहे हैं कि पता नहीं अभी आपने 9 तारीख दी है, 10 तारीख दी है,
वो तो कह रहे हैं शायद 10 भी नहीं होगी, आगे चली जाएगी बात। ये क्या है? ये मतलब कि पुराने ज़माने में लोग हज करने निकलते थे इंडिया पाकिस्तान से तो 1.5 महीने बाद पहुंचते थे। ये इस किस्म का कुछ हो रहा है? कैसी लॉन्ग मार्च है? ये फवाद चौधरी जो है बेचारा वो डसा हुआ है, वो मेरे से हर दूसरे दिन पूछता है अच्छा जेलम किस दिन पहुंचेंगे, मैं उसको नई तारीख दे देता हूँ। तो वो अपने तजर्बे के मुताबिक गलत बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब जो है हमें 99% कॉन्फिडेंस है कि ये जो डेट्स हैं इसके ऊपर हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये आज सुप्रीम कोर्ट में भी आप ही पे बात ढल रही है। जो 2 लॉयर्स हैं उन्होंने कहा कि जी हमने तो असद उमर को बता दिया था, अब उन्होंने फिर पता नहीं आगे बात, खान साहब ने कहा मुझे पता ही नहीं है 25 मई वाली जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे। फिर उन्होंने कहा कि आपकी शाम तक दोबारा बात नहीं हुई। असद उमर तो हमने वीडियो में भी नज़र आते रहे। ये ज़रा हमें क्लियर कर दें कि जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे आपको कब पहुँचाए और क्यों आपने खान साहब को नहीं बताया कि वो कोर्ट ने कहा है कि आपने वहाँ से आगे नहीं जाना और तमाम जो शराइत थी। नहीं, हमारे लॉयर्स ने आज ये नहीं कहा। हमारे लॉयर्स में से फैसल चौधरी ने ये कहा कि मेरा सुबह के वक्त दोपहर के वक्त राब्ता हुआ था। कोर्ट ने जिस वक्त फैसला दिया है उसके बाद उसने कहा मैंने राब्ता करने की कोशिश की और मैं राब्ता नहीं कर सका। तो क्यों राब्ता नहीं कर सके? सारा दिन आप लोगों की फोन पर कांटेक्ट नहीं हो सका। साउंड्स हाईली इम्प्रॉबेबल। हम कंटेनर वो अभी भी देख लेना, ये तो अभी टेस्ट कर लें, ये थियरी अभी पता चल जाएगी। कंटेनर में किसी को राब्ता करने की कोशिश करें, वो जैमर्स होते हैं और कम्युनिकेशन बंद हो जाती है। और उस दिन तो जो है हुकूमत ने भी कोई कम्युनिकेशन जो है खासतौर पर डेटा को जैम करने की कोई किया हुआ था इंतजाम। अच्छा, ये एक चीज़ हमें बताएं, ये जो खान साहब बार बार ये फौज की बात होती है, मैं आपको उनका एक क्लिप 2-3 मेन सुना देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये फौज आपकी डेफिनेशन में क्या है खान साहब की? क्या जब वो कहते हैं ये फौज मेरी है तो उस फौज में उनका मतलब होता है कि वो फौज मेरी है जिसमें जनरल बाजवा नहीं है, जिसमें इंटेलिजेंस के जनरल नदीम नहीं है DGI, जिसमें जनरल फैसल नहीं है और सेक्टर कमांडर नहीं है? इनको निकाल के उनका मतलब होता है कि ये फौज मेरी है? क्योंकि इनके बारे में तो उनकी बातें और होती हैं। सुन ले जरा। कान खोल के सुन लो मेरे, मैं जो चीजें जानता हूँ मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूँ। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, आपको जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मुल्क के इदारे कमजोर हों। ये कौन थे नामालूम अफराद? कौन थे? एक था जनरल फैसल और दूसरा ब्रिगेडियर फहीम। जब से इस्लामाबाद में आए हैं लोगों के ऊपर जुल्म, मीडिया के ऊपर जुल्म। अगर आपके घर के ऊपर डाका पड़ रहा हो, आपके घर को लुटेरे लूट रहे हो और आपका चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूँ, जनरल बाजवा से पूछना चाहिए कि वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे जैसे मैं समझता था। वो इंतजाम नहीं करने के लिए तैयार थे। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को गुस्सा ये था कि जो उनका हक था, जो मैंडेट था, वो नहीं दिया जा रहा था। क्यों नहीं दिया जा रहा था? उस सियासतदान ने पाकिस्तान की फौज को उस पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दिया और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान टूट गया। अच्छा, इसमें उन्होंने वो क्लिप नहीं चलाया जहां पर उन्होंने बहुत तारीफ की है एक दिन कि बिल्कुल ये फ़ौज मेरी है और मैं चाहता हूँ मजबूत हो। मजबूत फ़ौज पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जिस दिन जनरल्स के नाम लिए थे उससे अगले दिन। तो खान साहब की आप लोगों की डेफिनेशन में क्या फ़ौज में इनको मिला के आप गिनते हैं जब आप फ़ौज की तारीफ़ करते हैं कि ये 4-5 लोग निकाल के आप फ़ौज की तारीफ़ करते हैं? अच्छा नहीं, इसमें 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो इदारे की तारीफ़ करना मजमूई तौर पर, और उस इदारे के हर फर्द का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। फ़ौज खुद अपने लोगों को बशमूल बड़े सीनियर लोगों को, आपको पता है कि किस पोजीशन पे रह चुके थे वो सर जिसका कोर्ट मार्शल किया है फ़ौज ने खुद अभी से 1-2 साल पहले, कितनी सेंसिटिव और सीनियर पोजीशन के ऊपर वो सर्व कर चुके थे। तो पहली बात तो ये कि इदारे का अच्छा होना और इदारे का अहम होना और उसके हर शख्स का अच्छा होना ज़रूरी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि आपकी राय किसी के बारे में ये भी हो सकती है कि मजमूई तौर में उसमें अच्छाइयाँ भी हैं लेकिन कमजोरियाँ भी हैं। तो जो उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में अगर किसी को क्रिटिसाइज किया ना, कि जिसमें सिर्फ उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, वो तो एक ही शख्स है या 1 या 2 शख्स हैं जो मिड टीयर के लोग हैं। बाकी जो हैं इदारे के अंदर वो, और ये मैं आपको बता सकता हूँ जिसको कोई कैमरा भी नहीं होता ना सामने, तो उस वक्त भी जो उनका बिलीफ है पाकिस्तान जैसे मुल्क को एक ताकतवर फौज की जरूरत है और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी असास इस वक्त जो है वो इसकी फौज है।
इसमें वो यकीन रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो भी फौजी जो भी फैसला करेगा तो वो इमरान खान उससे इत्तेफाक करेंगे। नहीं तो आर्मी चीफ और डीजीसी वगैरह ये मिड टियर तो नहीं है, आर्मी चीफ तो टॉप टियर है। सर आर्मी चीफ टॉप टियर है। आर्मी चीफ के बारे में उन्होंने कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट एक पोजीशन, वो उनके फैसलों को, उनके पोजीशंस को, ओपिनियंस को क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट उन्होंने कभी उनको कंप्लीटली ब्लैक नहीं पेंट किया, कभी भी नहीं हुआ। उन्होंने ये कह दिया कि जनरल बाजवा, उन्होंने तो असद उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जनरल बाजवा, उन्होंने कहा आपके डिफरेंसेस क्यों है, उन्होंने कहा जनरल बाजवा करप्शन को बुरा नहीं समझते थे और ब्लैक क्या पेंट करना है। डीजीआई को उन्होंने कहा आप कान खोल के सुन लें, आपने पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके बाद क्या कहना है? नहीं, माजरत के साथ उनके एक्शंस को, उनकी डिसीजंस को क्रिटिसाइज करना और एक बंदे को कम्प्लीटली ब्लैक पेंट करने में फर्क होता है। जो करप्शन की बात करें, वो जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है, मेरे ख्याल में उसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये तो अभी जनरल बाजवा ने जो की है, मेरे ख्याल में एनडीयू में की थी कि किधर की थी टॉक, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री जो है उसके अंदर जो है करप्शन जो है सिंगल बिगेस्ट इशू नहीं होता। ये उनका व्यू है। ये इमरान खान की सियासत पिछले 26 साल से ये नहीं है। इमरान खान की सियासत ये है कि करप्शन पाकिस्तान का सेंट्रल इशू है। तो आप लोगों के नजदीक जनरल बाजवा एक इज ही अ गुड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या क्वेश्चन मार्क है उन पे? ये मतलब बिल्कुल जो है ना, इट इज टू सिंपलिस्टिक अ थिंग टू से, एंड मेरे ख्याल में। चलो आप कॉम्प्लिकेटेड आंसर दे दें। तो मैं कॉम्प्लिकेटेड आंसर में नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल में कर रहा हूं उधर बैठा हुआ जनरल बाजवा का। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, मुझे एक चीज बताइए कि बड़ा ही सेंसिटिव एक सिचुएशन आ गई है और ये सीरियस लोगों को फिक्र पड़ गई है। आप लोग इनसे बात करने पे तैयार नहीं है, ये आपसे बात करने पे तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने अमीन गंडापुर साहब ने तो पकी पकाई के हाथ में पकड़ा दी राना सनाउल्लाह के हाथ में जब उनकी वो ऑडियो निकली। तो उसके बाद जो उन्होंने सेकंड बात की हमारे ही चैनल के प्रोग्राम में समर से बात करते हुए, वो और भी खौफनाक बात की जब उन्होंने कहा ठीक है हम कर रहे हैं, हम अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं, और असले की बात कर दी। तो एक ब्लडशेड का एक माहौल बनना शुरू हो गया, ख़तरा हुआ। फैसल वावडा ने बड़ी खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसको आप लोगों ने निकाल दिया कि, और खान साहब ने भी कहा किसी के कहने पे, और उन्होंने जनरल फैसल का कहा कि उनके कहने पे उन्होंने ये कहा है, मुझे पता है डर्टी हैरी के कहने पे कहा है, लेकिन ख़ुद फिर प्रेस ट्वीट कर दी कि अगर ये पीसफुली ना हुआ बैलेट के ज़रिए तो फिर शायद खून रेजी होगी। तो एक स्पेक्टर बनता जा रहा है ब्लड बात का, खौफनाक चीज़ों का, और जब आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे तो फिर आप लोग खुद ही इस चीज़ को थर्ड पार्टी के डोमेन में नहीं धकेल रहे, जब इतनी हार्ड लाइन्स ड्रॉ की हुई आपने भी और गवर्नमेंट ने भी? अच्छा, पहली बात तो मेरे ख्याल में खून खराबे का कोई ख़तरा नहीं है। जो खान साहब ने बात की है वो एक लॉन्गर टर्म चीज़ है, जिसके ऊपर वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी डीजीआई और डीजीआई एसपीआर ने, उसके जवाब के अंदर मैंने उस दिन भी ये पॉइंट रेज किया था, ये पॉइंट आज भी मैंने अपनी मीडिया टॉक के अंदर रेज किया है। जब आपकी कौम एक तरफ खड़ी हो जाए और वो एक वाज़े फैसला कर ले और उस फैसले को ना माना जाए और उसको ताकत से दबाने की कोशिश की जाए, तो उसके नताइज जो हैं वो इंतहाई ख़तरनाक होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसका लॉन्ग मार्च के जिस दिन पहुंचनी है उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वहाँ पे गोलियां चलनी शुरू हो जाएंगी। ये मजमूई तौर पर सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया की तारीख ये बताती है कि आप अगर ताकत से अवाम की राय को दबाने की कोशिश करते हैं तो उसके नताइज जो हैं वो ख़तरनाक होते हैं। सो वो बात तो बिल्कुल क्लियर है। जहाँ तक हार्डलाइन की बात है, ये बताएं कि किसका काम होता है इनिशिएटिव लेना ऐसी सूरत हाल के अंदर? मैं आपको तहरीक इंसाफ को कहते हैं ना, इमरान खान को कहते हैं कि वो बड़े इमरान खान जो हैं जी ज़िद्दी हैं, वो जी किसी से बात नहीं करने को तैयार, इनफ्लेक्सिबल हैं। जिस दिन ये लेकर आए थे फजलुर रहमान अपनी मार्च, जिनके पीछे कोई अवाम नहीं थी, कोई कौम नहीं थी, ना वो कोई बहुत बड़ी मार्च थी, ना वो सारे इलेक्शन स्वीप कर रहे थे, उसके बावजूद हमने उनके साथ एंगेज किया और मीटिंग्स जो हैं वो अकरम दुरानी के JUIF के घर में होती थी। मैं गवर्नमेंट का डेलीगेशन था, हम 4, 5, 6 वजीर जाते थे उनके घर और वहां बैठ के मीटिंग्स करते थे। ये तो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि हुकूमत कह रही है कि जी ठीक है, हमने 46 करोड़ रुपए के एक्स्ट्रा ग्रांट दे दी है, हम गोले मार मार के पाकिस्तान की अवाम को रोकेंगे। ये तो इस वक्त हटदर्मी का इजहार तो है, वो तो सिर्फ एक तरफ से हो रहा है।
नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने देखा ग्रेजुअली बिल्ड हो रही है बात। ये खान साहब का ट्वीट इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ट्वीट जब आप करते हैं आप सोच समझ के जुमला 2 दफ़ा पढ़ के रीराइट करते हैं, लिखते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात करनी या जलसे में बात करनी इज़ अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम ट्वीट। इसमें खान साहब ने कहा कि मैं 6 माह से मुल्क में इंकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ, एक इंकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ। सवाल सिर्फ ये है कि आया ये बैलेट बॉक्स के ज़रिए नरम होगा या खून रेजी के ज़रिए तबाहकुन। फिर खान साहब ने एक तकरीर की जब खान साहब ने अपना आप पैरेलल ड्रॉ किया बांग्लादेश पे अपनी पुरानी अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान वाली, और उन्होंने कहा वहाँ देखें मुल्क 2 टुकड़े हो गया। एक तो खान साहब आप स्पेक्टर रेस कर रहे हैं खून रेजी का भी, मुल्क टूटने का, और अवामी लीग वाली एग्जांपल्स ड्रॉ कर रही हैं, तो एक बड़ा एक्सट्रीम सिनेरियो, मतलब मैं ये नहीं कहता कि अनरियलिस्टिक है या नहीं है या नहीं करना चाहिए, बट बड़ा ही खौफनाक सिनेरियो पेश कर रहे हैं। ऐसे मौके पे जब बातचीत होती है तो आप भी बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है, सवाए से वो अपने जलसों में वो कहते हैं मैंने इनसे बात ही नहीं करनी, पावर इस्टेब्लिशमेंट के पास है, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। इस्टेब्लिशमेंट ने तो आपको जवाब दे दिया, उन्होंने अपना जॉइंट प्रेशर कर दिया DGI ने DGI-SPR के साथ, और खुल के कह दिया कि आपके जितने बयानात थे वो गलत थे। आपने यू ट्राई टू ब्राइब द आर्मी चीफ, और आपने वो बयानिया साइफर वाला। तो फिर कौन किससे बात कर रहा है, हमें ये तो समझाएं। खान साहब तो बड़ा खौफनाक एक मंजरनामा प्रेडिक्ट कर रहे हैं। मैं 100% एग्री करता हूँ उस ट्वीट से। मैं अभी भी वही कहता हूँ, खान साहब ये नहीं कह रहे कि 10 मार्च को यहाँ पे पिंडी पहुंचेंगे तो गोलियां चलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन वो कह रहे हैं और हकीकत है। मालिक ज़रा निकले ना, नीचे आए हमारे साथ, ज़रा चलें और मिले अवाम से जो वहाँ पर आ रहे हैं, और आप उनकी बातें सुने। इस वक्त लोगों में गुस्सा है, उनको नज़र आ रहा है कि कौम के साथ किया क्या जा रहा है, उनको नज़र आ रहा है कि उनकी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन की जा रही है, और ऊपर जो टोला मुसल्लत हो गया है वो टोला जो है अपने सैकड़ों अरबों रुपए के केसेस माफ कराता चला जा रहा है। इस वक्त शदीद गुस्सा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि इस वक्त कौम किस पॉलिटिकल लीडर के साथ खड़ी है। आपका भी तज्जिया ये है, सब तज्जिया निगार मुझे ये कहते हैं कि यार वो पागल हैं, वो इलेक्शन क्यों कराएंगे, सारा वोट तो इमरान खान के पास है, फिर तो फारिग हो जाना है इलेक्शन के अंदर। वो तो खुद मान रहे हैं कि सारी कौम उस तरफ खड़ी हुई है। लेकिन जो कौम चाहती है, और कौम क्या चाहती है, कौम को ना गोलियां चलाना चाहती है ना कुछ चाहती है। कौम कहती है इलेक्शन करवा दो, हमें फैसला करने की इजाजत दो कि हम फैसला करें कि कौन पाकिस्तान के अंदर आगे हुकूमत करेगा कि कौन नहीं करेगा। इस फैसले के खिलाफ जब आप खड़े रहेंगे, गुस्सा बढ़ता चला जाएगा, तो उसके कोई नताइज अच्छे नहीं होते। इसका यह प्रेडिक्शन नहीं है कि उसका मार्च से ताल्लुक है कि वो मार्च इधर पहुंचेगी तो इधर पत्नी के पटाखे बजने शुरू हो जाएंगे। 100% दुरुस्त बात करें इमरान खान। और मैं आपको बताऊं कि इस गुस्से को अभी जो एक पॉजिटिव एनर्जी दी हुई है वो दी इमरान खान ने, कि वो लोगों को मौका देता है, लोग जलसे में आ जाते हैं, वो वोट डालने चले जाते हैं, अभी लॉन्ग मार्च में हिस्सा कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं। अगर बिल्कुल नाउमीदी हो गई, अभी उम्मीद है लोगों के को कोई रास्ता निकल आएगा, एक जमहूरी तरीके से, एक पुरअमन तरीके से रास्ता निकल आएगा। अगर लोग ना उम्मीद हो गए और उनको लगा कि यह रास्ता ऐसे नहीं मिलेगा, तो सब लोग नहीं, कुछ लोग जरूर यह फैसला कर सकते हैं कि फिर अगर हमारा हक छीना जा रहा है तो फिर हमने वापस हक छीन कर लेना है। आपकी किसी लेवल पे आर्मी से, जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, कोई बातचीत हो रही है इस वक्त? नहीं जी, कोई बातचीत नहीं हो रही है। और इमरान खान का भी मैं स्टैंड का बता दूं, उनकी बिल्कुल वाज़ेह पोजीशन है, पार्टी की वाज़ेह पोजीशन है। हमने हुकूमत से बात करनी है क्रिकेट के T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो इस वक्त गमगीन सूरत हाल है, उसकी तो बातचीत नहीं करनी ना। हमने बातचीत करनी है कि पाकिस्तान को इस शदीद तरीन सियासी बुहरान से कैसे नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि खान साहब बार बार खुद कह चुके हैं मैंने इससे बात नहीं करनी, मैंने शहबाज शरीफ गवर्नमेंट से बात नहीं करनी, बेबस है, इनके पास पावर नहीं है। जिनके साथ पावर है हम उनसे ही बात करेंगे। क्या आप एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं कर रहे? सुन ले मेरा सवाल, क्या आप एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं कर रहे या एस्टैब्लिशमेंट आपसे बात नहीं कर रही? नहीं, इस वक्त जो है वो कोई, आपने पूछा था बातचीत चल रही है, बातचीत नहीं चल रही। उससे पहले जो है प्रेसिडेंट साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था और प्रेसिडेंट साहब ने कोशिश की थी कि कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन वो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही है
और मैं जो कह रहा था ना कि हमारी इस वक्त जो पोजीशन है, मैं जो आपके सामने बैठ के टीवी पे कहता हूँ मेरे पास कोई मैंडेट है इमरान खान का, तो कहता हूँ ना, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कहता। अनाउंस करे, हुकूमत ऐलान करे कि वो इलेक्शन कराने को तैयार है, हम बिल्कुल उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करने को तैयार हैं कि उसकी लवाजमात क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट तारीख उसकी क्या होगी, ये तमाम तफसील हम उनके साथ बात करने को तैयार हैं। अगर इसके अलावा कुछ और वो बातचीत करना चाहते हैं वो भी हम करने को तैयार हैं, लेकिन क्योंकि ये बातचीत सिर्फ मानी खेज उस वक्त है कि अगर ये पाकिस्तान को सियासी बुहरान से निकाले। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। आप कह रहे हैं हम गवर्नमेंट से बात करेंगे, खान साहब कहते हैं मैंने गवर्नमेंट से बात नहीं करनी, मैंने तो बात करनी है जिनके पास रियल पावर है, जो इनके हैंडलर्स हैं, जो इनको लाए हैं। तो मुझे ये कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। और साथ ही मुझे एक सवाल, ये मुझे काइंडली, आपके ख्याल में ये जो अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, DGISI उसमें आ गए, ये क्यों हुई? इसका क्या ऑप्टिक था? ऑब्वियसली कोई रीज़न था ना, वरना DGI-SPR पहले भी करते हैं, वो अब भी कर सकते थे। ये क्यों हुआ? और आपके और खान साहब के ये व्यू पॉइंट में तजाद है? नहीं तजाद है, मैं बता रहा हूं, मैं आपको ऑन एयर बैठ के बोल रहा हूं कि आपके ख्याल में मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूं। नहीं, हम भी तो हम खान साहब को भी तो हम ऑन एयर ही सुनते हैं ना, खान साहब को भी हम ऑन एयर ही सुनते हैं, रोज जलसे में वो कहते हैं। सुन ले भाई मेरी बात सर। मालिक सवाल इतने लंबे पूछे, सुन तो जवाब तो सुन लो। नहीं बोले भाई, वो कह रहे हैं कि अगर कोई मुज़ाकरात होने हैं, जिन मुज़ाकरात से ये फैसला हो कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो अगर मैंने बातचीत करनी है तो मैंने एस्टेब्लिशमेंट से करनी, मैंने उन्होंने करनी नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर हुकूमत ऐलान करती है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे करती है, खुद इस नतीजे पे पहुंचती है, किसी वजह से भी पहुंचती है, अगर हुकूमत ये ऐलान करती है कि हम इलेक्शन करवाने को तैयार है, तो हम बिल्कुल उनके साथ बातचीत करने को तैयार हैं। समझ गए ना बात? कोई उसमें तजाद नहीं है दोनों बातों के अंदर। अच्छा, जो दूसरा आपने सवाल, बड़ा एक अहम सवाल आपने पूछा था, वो सवाल ये था कि DGI को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत तो उनको थी कोई नहीं, और जिसने भी उनको ये मशवरा दिया था उसने कोई अच्छा मशवरा नहीं दिया था। DGI को पॉलिटिकल स्पेस के अंदर, ओपन पब्लिक एरिना के अंदर एक्सपोज करना एक मेरे ख्याल में बड़ी ही खराब स्ट्रेटेजिक मूव थी, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी नहीं चाहिए थी। जब उन्होंने आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अब उनका ओपिनियन, उनकी बातें, उनकी पोजीशन जो है वो एक पब्लिक पॉलिटिकल स्पेस का हिस्सा बन गई है। अब तनकीद भी होगी, सवाल भी होंगे, इल्ज़ाम भी लगाए जाएंगे, तो ये मेरे ख्याल में ना किया जाता तो इससे बहुत बेहतर रहते। अच्छा, एक अखबार ने एक इदारिये में बड़ी मज़ेदार एक लाइन लिखी है, उन्होंने कहा खान इज सक्सेसफुली रीराइटिंग रूल्स ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशंस, बट कैन ही अफोर्ड बर्निंग एवरी ब्रिज एंड सिंक एवरी बोट और शिप इन ट्राइंग टू रीटेक इस्लामाबाद। उन्होंने कहा बड़े सक्सेसफुल, बड़ी कामयाबी से वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस को एक रीडिफाइन कर रहे हैं खान साहब। अपने नाज़रीन के लिए, मैं जो अंग्रेज़ी नहीं करते, लेकिन क्या ये भी एक अक्लमंदी का है कि वो तमाम किश्तियाँ पुल जला के और तमाम ब्रिजेस रास्ते बंद करके इस रास्ते पे चले गए हैं? एक बंद गली की तरफ तो नहीं जा रहे खान साहब? नहीं जी, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे। और आप ही के प्रोग्राम पर अगर आपको याद हो, मैं एक दफ़ा पहले बात कर चुका हूँ कि इस इर्तिकाई अमल से इस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान में गुजरा है, और मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है कि अगली लेवल की एवोल्यूशन, यानी अगला इर्तिकाई कदम जो है वो भी उठाया जाए इसके अंदर। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो, अगर आप पाकिस्तान की अहमियत की बात करते हैं तो उसके अंदर उसका एक इंतहाई अहम रोल है। लेकिन मेरे ख्याल में जो इस वक्त 2018 से, मैं 2018 की से नहीं बात कर रहा, मैं 2008 से लेकर 2022 तक भी जो रोल रहा है आर्मी का पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर, मेरे ख्याल में वो भी फ़ौज के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है, और इससे भी आगे जाने की ज़रूरत है। उसके लिए कैटलिस्ट बिल्कुल इमरान खान साबित हो रहे हैं, और ये फौज की खुशकिस्मती है कि एक ऐसा आदमी इस वक्त इसमें कैटलिस्ट साबित हो रहा है जो कि खैर ख्वाह है फौज का, और दिल से यकीन रखता है कि एक ताकतवर फौज पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में तो इमरान खान ने कोई कश्तियां नहीं जलाई। हाँ, इनफरादी लोग हो सकते हैं जिनको ये लगे कि इमरान खान ने उनके बारे में जो बात की वो ज्यादती हुई उनके साथ, या उनका हक नहीं, जो उनके बारे में नहीं कहना चाहिए था वो कहा गया, ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। लेकिन बहैसियत इदारा इमरान खान ने कोई बात फौज के बारे में ऐसी नहीं कही है
जो मैं आपको बता दूं, कोई रिटायर्ड, इवन रिसेंटली रिटायर्ड, क्योंकि सर्विंग आर्मी ऑफिसर तो मुहतात रहता है, सियासत में बात नहीं करता, किसी रिसेंटली रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से भी बात कर लें तो वो भी 100% जो फौज का मजमूई तौर पर रोल इमरान खान बात कर रहे हैं उससे इत्तफाक ना करता हो। वो रिटायर्ड वालों की सोच हमेशा बहुत जमहूरी होती है, वो छोड़ दें। रिटायर्ड जो भी होता है उसको बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी नज़र आती है, रूल ऑफ लॉ भी नज़र आता है। अच्छा असद साहब ये बताएं, पाकिस्तान में यही सस्पेंस पड़ा हुआ है, जैसे मेरा पहला सवाल भी यही था, बहुत से पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, कि ये सारी गेम फंसी हुई है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के, और आपके धरने की स्पीड भी तेज़ हो जाएगी आपकी मार्च की अगर फाइल भी मूव हो जाती है। कितना फ़र्क पड़ेगा कि कौन जनरल आता है या कौन एक जनरल नहीं आता आर्मी चीफ के लिए? बिकॉज ऑब्वियसली खान साहब ने इसको हाईलाइट किया था जब उन्होंने कहा बिल्कुल आप एक्सटेंशन दे दें जनरल बाजवा को। एक तरफ तो बहुत बुरे हैं, दूसरी तरफ आपने एक्सटेंशन भी दे दी कि एक्सटेंशन दे दें इनको, नया बंदा जब तक नए इलेक्शन नहीं होते, एंड ऑल सर एंड डन। अब ये क्वेश्चन बन रहा है कि बहुत कलीदी हैसियत होगी इस अपॉइंटमेंट की पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात में। अभी तक यही व्यू पॉइंट है आप लोगों का, और आपके ख्याल में कितना इम्पैक्ट है इसका कि कौन जनरल बनता है या नहीं बनता आर्मी चीफ? अच्छा, इसके दो मुख्तलिफ पहलू हैं मालिक। एक तो क्या आर्मी चीफ के कौन आर्मी चीफ बनता है उससे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, तो वो तो बहुत फ़र्क पड़ता है। ये हकीकत है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान की एक मुल्क के ऊपर, सियासी निज़ाम के ऊपर एक बहुत बड़ा असर है पाकिस्तान के फ़ौज के सरबराह का। नहीं होना चाहिए लेकिन है, तो उसमें तो कोई शक नहीं है, और इसीलिए पॉलिसीज़ बिल्कुल यकसर बदलती हुई भी नज़र आ जाती हैं हमें। लेकिन एक दूसरा पहलू है इसका, वो ये कि कौन लगाता है उसको, वो मेरे ख्याल में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसने भी पाकिस्तान की तारीख पढ़ी हुई है उसने देखा है कि जो आर्मी चीफ ने अगर किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक्ट किया है तो वो तकरीबन तमाम केस वो हैं कि उसी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने उस आर्मी चीफ को अपॉइंट किया था। तो अगर कोई आर्मी चीफ को लगा रहा है ये सोच कर कि ये वाला लगेगा तो ये मेरे लिए अच्छा काम करेगा और ये नहीं करेगा, तो ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है उसकी कौन बनता है चीफ? तो बिल्कुल पड़ता है। ये जो कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर जनरल साहब से बहुत परेशान हैं आप लोग क्योंकि उनको एक की पोस्ट से हटाया था एज प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने, उस पर कितनी हकीकत है? खान साहब की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है जी इसके ऊपर, और वो बार बार इसको रिपीट कर चुके हैं, और जहाँ तक मुझे याद है पब्लिकली भी इस बात को कह चुके हैं। उनको कोई इस पे एतराज़ नहीं है कौन आर्मी चीफ बनता है। प्रोफेशनलिज्म की बुनियाद के ऊपर जिसको भी आर्मी चीफ लगाया जाए उस पर उनको कोई एतराज़ नहीं है। उनको एतराज़ है जो लगाने जा रहा है उसकी लेजिटिमेसी पे, क्योंकि वो हुकूमत लेजिटिमेट नहीं है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है वो एक लेजिटिमेट मैंडेट के साथ, यानी उसके पास इखलाकी जवाज़ नहीं है इस वक्त हुकूमत। लेकिन इस पे आपने अपना स्टांस बदला है, इनको लगाने का इख्तियार नहीं होना। आपको याद है खान साहब का पहला बयान था कि जी ये कोई ऐसा जनरल लगाएंगे जो इनको ब्ला ब्ला ब्ला, इनकी करप्शन की राह में नहीं खड़ा होगा और ये नहीं होगा। फिर बड़ा रिएक्शन आया कि जी आप सारों को टार कर रहे हैं, फिर उन्होंने उस पर बयान बदला, फिर वो बयान चला गया कि नहीं इनको लगाने का नहीं। अब आज आप कह रहे हैं कि कोई भी लग जाए दैट डजंट मेक ए डिफरेंस, लेकिन इनके लगा, फिर ये तो इरेलेवेंट है। फिर आप इस पर ये अगर मगर क्यों करते हैं? फिर तो इरेलेवेंट है। उन्होंने टॉप के 5-6 जनरल्स में से एक लगा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है किसने लगाया? बिल्कुल भी इरेलेवेंट, बिल्कुल भी इरेलेवेंट नहीं है। क्या बात करें मालिक, कैसी बात कर रहे हो? पहली बात तो खान साहब ने जो कहा था, मैं नहीं कह रहा, खान साहब ने कहा है और मैं उनसे एग्री करता हूँ इस बात के ऊपर। तो पहली बात तो वो क्लियर है कि उनकी पोजीशन जो है वो बड़ी वाज़ेह है। इसके अंदर उन्होंने कोई नहीं कहा कि ये वाला बंदा ना लगे या वो वाला बंदा ना लगे, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जो जहां तक दूसरा सवाल है, एक जनरल के बारे में वो कहते हैं, हमने भी सुना है, एक जनरल के बारे में कहते हैं वो इज नॉट हैप्पी अबाउट वन मैन। तो अब ऑन एयर छोड़े इस बात को, लेकिन कहते हैं नहीं, उन्होंने वो कोई जनरल्स के ऊपर उनके अपने ख्यालात हैं, किसी की उनको स्ट्रेंथ ज़्यादा लगती है, किसी की कम लगती है, लेकिन कोई जनरल ऐसा नहीं है जिसमें उनको कोई परेशानी हो कि जी इसको नहीं लगाना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सो मैं वापस जो बात कर रहा था, ये आपने क्या बात की कि अखलाकी जवाज़ होना, लेजिटिमेसी होने से फ़र्क ही क्यों नहीं पड़ता? क्या बात कर रहे हैं मालिक? जो जिस हुकूमत को जवाज़ ही नहीं है
हुकूमत में होने का, जो वाज़े बैरूनी मुदाखलत के जरिए हुकूमत आई हो, मेरे अल्फाज नहीं, कौमी सलामती कमेटी के अल्फाज, 2 दफा रिपीट किए अल्फाज, जो जमीरों की मंडी लगा के आई हुई हो, उसके पास ये अखलाकी जवाज नहीं है कि वो मुल्क के फैसले कर सके। तो ये जो साजिश हुई बैरूनी, मैं जरा क्लियर करना चाहता हूँ कि हमेशा इस पर सारे जवाब साइड स्टेप कर देते हैं। नोइंग यू, आप मुझे पता साइड स्टेप नहीं करेंगे। ये जो साजिश हुई अमेरिका वाली आपकी गवर्नमेंट गिराने की, इसमें फिर क्या जो टॉप आर्मी ब्रास था वो शामिल था उस साजिश में? देखिए, ये हमें नहीं, जितना हमें पता है उतना हम बोलते हैं, जितना नहीं पता हम नहीं बोलते। हमारे सामने एक साइफर रखा हुआ है, साइफर के अंदर ये देखें अब यहाँ आपके भी, अब आपके भी, आप जैसे दलेर आदमी के भी पर जलने शुरू हो गए हैं। जितना हमें पता है बोलते हैं, जितना नहीं खुल के बात करें यार। दलेर होना और जो हकीकत आपको पता ना हो उसके ऊपर बड़कियां मारने में फर्क होता है, ठीक है ना। तो मैं आपसे बोल रहा हूं, मैंने तो आपको 2 टोका के डीजीआई को नहीं करनी चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे उसमें कोई परेशानी थोड़ी है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये हम नहीं कह सकते जो हमारे पास हकाइक है। अच्छा, अगर हमारे पास सब होता, सारी इंफॉर्मेशन होती हमारे पास, तो हमें तो एक्शन लेना चाहिए था ना। हम एक्शन क्यों नहीं ले रहे थे? हम काबीना ये क्यों कह रही थी तहकीकात कराएं, अदालती कमीशन बनाएं? लेकिन जब आप कहते हैं हकाइक मौजूद नहीं है। असद, जब आप कहते हैं कि इन्होंने रोका नहीं, इन्होंने उस साजिश को रोका नहीं और इनको ला के बिठा दिया, तो आप यही इंप्लाई कर रहे हैं ना कि जो टॉप की आदत है वो शामिल है उस साजिश में? नहीं, ये बिल्कुल 2 मुख्तलिफ बातें हैं। ये बिल्कुल इमरान खान की पोजीशन है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि अगर आपको नजर आ रहा है कोई लेजिटिमेट काम हो रहा हो तो स्टेट को स्टेप इन करना चाहिए हमारे ख्याल के अंदर। और इसीलिए हम गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास। रियासत के अंदर एक बहुत अहम सतून जो है सुप्रीम कोर्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट के पास हम गए, सुप्रीम कोर्ट से हमने कहा आप तहकीकात कराएं। सुप्रीम कोर्ट से हमने कहा कि जो स्पीकर रूलिंग दे रहा है आप बुनियाद तो उसकी टेस्ट करें ना, मेरिट्स तो चेक करें उसकी रूलिंग की, कि क्या वाकई उसके सामने कोई मवाद मौजूद था जिसकी बुनियाद पर वो ये रूलिंग दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हम इसके अंदर पढ़ने को तैयार ही नहीं है, और जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि मुल्क के अंदर शदीद बहरान आएगा वो बहरान आपको नजर आ रहा है। सो बिल्कुल रियासत का किरदार मेरे ख्याल में बनता है जब ऐसी सूरत हाल हो। अगर एक आम नॉर्मल जमहूरी प्रोसेस हो रहा हो, इलेक्शन हो रहे हैं, कोई जीत के आ रहा है, बिल्कुल नहीं किसी को इंटरफेयर करना चाहिए। लेकिन जहां गैर जमहूरी अमल नजर आ रहा हो, जहां गैर कानूनी अमल नजर आ रहा हो, जहां कौमी सलामती कमेटी के अल्फाज के अंदर, अच्छा मुझे एक ब्रेक लेनी है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। डीजीआई ने कहा था कि आप लोग कि उन्होंने ऑफर दी कि अगर आप इनको रोकें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, तो हम आपको एक्सटेंशन की भी उन्होंने ऑफर दे दी इमरान खान साहब ने, जनरल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को। ये बात ठीक है? ये इमरान खान इसका जवाब दे चुके हैं जी। बिल्कुल उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की, हम तो ज़ाहिर है वहाँ पे नहीं मौजूद थे, ये इमरान खान साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें बताया, और ये उनका जो हिस्सा है इसका मैंने जवाब दिया था फिर हमारी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। उन्होंने कहा कि कॉन्टेक्स्ट ये था कि मैंने उनसे कहा कि जी खबर ये आ रही है कि ये एक्सटेंशन के लिए किया जा रहा है, तो अगर एक्सटेंशन की मसला है तो मैं आपको एक्सटेंशन दे देता हूँ, मुल्क को बुरहान के अंदर ना डालें। ये कामरा की मीटिंग में आप थे असद, आप कामरा वाली मीटिंग में थे जी? क्या वहां पे आर्मी चीफ ने कहा था, बिकॉज ये डीजीआई ने भी बात की, क्या उन्होंने उस मीटिंग में कहा था प्राइम मिनिस्टर जो थे इमरान खान साहब को कि हम आपकी किसी पॉलिटिकल चीज़ में सपोर्ट नहीं करेंगे, जो नॉर्मल काम है सरकारी वो हम करेंगे, लेकिन वाज़े तौर पे वो कहते हैं हमने इस मीटिंग में खान साहब को बता दिया था कि आज के बाद फ़ौज आपके लिए किसी किस्म का और काम नहीं करेगी। क्या ये बात हुई थी इस मीटिंग में? तो आप थे जी? बिल्कुल मैं था, और उस मीटिंग के अंदर कोई सियासत की बात हुई नहीं थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात नहीं हुई थी। उस मीटिंग के अंदर बात साइफर के ऊपर हुई थी, साइफर डिस्कस किया गया था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस किए गए थे, उसके ऊपर बात। सो ये जो डीजीआई ने बात की है, दैट इज अ फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन, नॉट अ फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन। हो सकता है किसी और मीटिंग के अंदर ये कहा हो, लेकिन मालिक हम जो सवाल पूछते थे उस वक्त हम ये पूछ रहे थे कि ये सारे बंदे जिनकी लोग कहते हैं कि एसोसिएशन फौज के साथ है, वो एमएनएस जो सियासत में समझे जाते हैं फौज के करीब, वही इस वक्त अपनी वफादारियां क्यों तब्दील करने की बातें कर रहे हैं। सही वो सियासी पार्टियां जो फौज के करीब वो पाकिस्तान की पावर रियलिटीज है ना, वो तो पाकिस्तान की पावर रियलिटीज है। अच्छा साहब, इसमें एक क्वेश्चन बड़ा सेंसिटिव आपसे पूछना है मैंने, आखिरी सवाल है।
हमारे मुल्क में इंकलाब की बात होती है। हमारा एक एक्सपीरियंस जुडिशल इंकलाब के साथ बड़ा खौफनाक हुआ था जब इफ्तिखार चौधरी साहब का सीन चल रहा था जनरल मुशर्रफ वाले ज़माने में, पूरी कौम पीछे, लॉर्ड्स पीछे, पॉलिटिकल पार्टीज़। फिर हमने देखा उसके बाद इतनी ज़्यादा एक पॉलिटिकली बायस सुप्रीम कोर्ट आ गई। हमने इफ्तिखार चौधरी साहब थे, साकिब निसार थे, आसिफ खोसा थे, जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से की चीज़ें। हमें अब नज़र आता है कि दो इदारे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक आर्मी है। दोनों के जो सरबराह हैं वर्चुअली बेपनाह ताकत है उनके पास, और दोनों किसी के सामने प्रैक्टिकली जवाबदेह नहीं है। कानून में है लेकिन इन रियलिटी जवाबदेह नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने अभी आपने देखा उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट को बैक ऑफ करना पड़ा। उन्होंने जूनियर जजेस भी अपनी मर्जी के लगा लिए बेंच पे, उनको बैक ऑफ करना चाहा। लॉ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ा, अटर्नी जनरल जो से वो चले गए। सिमिलरली इधर बात होती है कि अगर जनरल बाजवा हैं, अगर ये रहते हैं या कुछ चलते हैं तो ये अर्ली इलेक्शंस करवा सकते हैं, सब कुछ। थियरी में दोनों इदारों को न्यूट्रल होना चाहिए, सियासत में नहीं होना चाहिए। लेकिन अब नज़र आ रहा है कि दोनों सेंट्रल रोल बहुत ज़्यादा इनका बन गया है। आने वाले दिनों में क्या आपको अल्टीमेट सोल्यूशन इन दो इदारों की इन्वॉल्वमेंट से नज़र आता है या इनके बिल्कुल अलहदा होने में कोई आफियत होगी? क्या नज़र आता है सीइंग जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त? देखिए, दो मुख्तलिफ इसके पहलू हैं मालिक। एक तो है फौरी, आप जो फैसले चाहते हैं या इस वक्त जो हल चाहते हैं या जो बहरान शुरू हुआ है उससे निकलने का रास्ता चाहते हैं, उसका जवाब कुछ और है। और दूसरा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लॉन्ग टर्म में क्या है। इसमें कोई शक ही नहीं है इस वक्त कि जो रोल मैं फ़ौज का पहले भी बोल चुका हूँ, पहले प्रोग्राम पे आपके बोला, अभी भी मैंने प्रोग्राम में बोला, जो इस वक्त फ़ौज का रोल है और जो इस वक्त ताकत और असर रसूख है सियासत के ऊपर फ़ौज का, आर्मी चीफ का, वो ना पाकिस्तान के लिए एक सेहतमंद चीज़ है, ना वो फ़ौज के लिए एक सेहतमंद चीज़ है। और हमें इर्तकाई अमल में एक कदम और बढ़ना होगा आगे, और फ़ौज को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल की तरफ आना चाहिए। ये मुल्क के लिए भी अच्छा होगा और ये फ़ौज के लिए भी अच्छा होगा। कोर्ट्स के अंदर भी ये हुआ है कि कोर्ट्स ने अपनी स्पेस जो है वो ज़्यादा बढ़ा दी है, और नतीजा, मसलन मैं एक चीज़ की एग्जांपल दूं, कोर्ट्स बार बार एग्जीक्यूटिव से पूछते हैं कि आपने मेरिट कैसे किया और ट्रांसपेरेंसी कहाँ है आपके फैसलों के अंदर। लास्ट 10 सेकंड्स आई हैव टू क्लोज, लास्ट 10 सेकंड्स क्विकली। सो लॉन्ग टर्म में जरूरी, लेकिन इस वक्त प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि यही दो रियासती इदारे हैं जो आपको इस बहरान से निकाल सकते हैं, तो इस वक्त इनको ये रोल प्ले करना पड़ना चाहिए। इसी बात पे ख़त्म करता हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात की असद उमर साहब ने ये कंसीड करके कि अगरचे होना तो ये चाहिए था कि पॉलिटिकल अपोजिशन और पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये बैठ के एक बहरान ख़त्म करते, लेकिन जब सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी और वैसे भी बड़ी सियासी जमात के सेक्रेटरी जनरल ये कहें कि इस मसले बहरान को हल करेंगे तो फ़ौज और सुप्रीम कोर्ट करेगी, तो ये वाकई एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। बिकॉज उनके सलूशंस ज़रूरी नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के सलूशन के मुताबिक हों। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।